power supply. I move for leave to introduce a bill to regulate the appointments, conditions of service and term of office of the Chief Election Commissioner and other election commissioners. मोदी जी उसे भी मोदी इलेक्शन कमीशन बनाना चाहते हैं। चुनाव आयोग की नियुक्ति पर नीति या फिर राजनीति, क्योंकि सरकार की तरफ से विशेष सत्र बुला लिया गया है। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं पूर्णिमा मिश्रा और बड़ी खबर इस वक्त की यही है क्योंकि विशेष सत्र के दौरान जिन अहम बिलों पर चर्चा होनी है उसमें शामिल संसद के विशेष सत्र में सरकार जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बिल लाने जा रही है, इस बिल को राज्यसभा में पहले ही पेश किया जा चुका है और लोकसभा में इस बिल को विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। इस बिल को लेकर कई सारे विवाद खड़े किए जा रहे हैं और कई चिंताएं जाहिर की जा रही हैं कि आखिर इस बिल के पीछे क्या नीति है और क्या राजनीति है। आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इसी मुद्दे पर प्योर पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे और मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं भारत 24 की पॉलिटिकल एडिटर आदिति नागर। आदिति, ये एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार नजरें बनी हुई हैं, न सिर्फ नजरें बनी हुई हैं, सरकार क्या कदम उठाती है और इस पर विपक्ष की राजनीति क्या है। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर इस बिल पर आखिर पूरा विवाद है क्या? इस बिल पर पूरा विवाद ये है, अगर हम सबसे पहले आपने ये सवाल किया है क्योंकि मैं एक बहुत चौंकाने वाला फैक्ट भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले देखिए, पहले आपको बता दें आज तक इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति पर बिल नहीं बना। उनकी सर्विस की कंडीशंस पे बिल बना है, लेकिन कभी भी नियुक्ति पर नहीं बना। अब 2015 में सबसे पहले एक PIL दर्ज होती है जिसमें यह कहा जाता है कि इनके नियुक्ति को पारदर्शित किया जाए और इनकी नियुक्ति पर बिल बनाया जाए। उसके बाद 2018 फिर कई बार इसको लेकर चर्चाएं भी हुई, PIL भी आई, तमाम चर्चाएं होती हैं। फिर आता है 2 मार्च 2023 जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति पारदर्शित हो, इंडिपेंडेंट हो, मजबूत हो, क्योंकि यह बहुत इंडिपेंडेंट एक बॉडी है। फिर सजेशन के लिए ये कहा जाता है कि जब तक सरकार कोई इस पे स्थायी बिल नहीं बना लेती तब तक एक जिसे बोलते हैं सजेशन के लिहाज से प्राइम मिनिस्टर, जो भी उस समय के प्राइम मिनिस्टर हो जब भी नियुक्ति होनी हो, उसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलकर नियुक्ति कर सकते हैं। ये आया इसी साल 2 मार्च को। उसके ठीक बाद 10 अगस्त को राज्यसभा में एक बिल टेबल होता है। उसमें यह कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में CJI नहीं होंगे, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था। वो बिल ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति में 3 लोग होंगे, एक प्राइम मिनिस्टर उस समय के, एक लीडर ऑफ अपोजिशन और तीसरे प्राइम मिनिस्टर जिस भी कैबिनेट के मंत्री को नॉमिनेट करेंगे। यानी कि पलड़ा जो है वो भारी होगा सरकार की तरफ से, इसको ऐसे परसीव किया गया। अब इसमें विवाद क्या है? लंबे समय से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तमाम पिछले कम से कम 3-4 सालों से ज्यादा का वक्त हो गया जब इलेक्शन कमीशन EVM पर सवाल उठता आया। कभी इलेक्शन कमीशन पे उठता आया, कभी EVM पे उठता आया और ये एक पॉलिटिकल चर्चा रही। पर जैसे ही ये बिल आया, विपक्षी दल ये कहने लगे कि CBI, जिस तरह से कहा जाता है ED, इनकम टैक्स के साथ साथ अब जो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी, इसको भी कहीं ना कहीं सरकार अपनी जेब में रखना चाहती है, सरकार इसको इन्फ्लुएंस करना चाहती है और इस नियुक्ति से सरकार चुनाव के पूरे प्रोसीजर को पारदर्शित नहीं करना चाहती। और आप देखिएगा पूर्णिमा कि इस पर इतना हंगामा होगा कि ये 5 जो जिसे बोलते हैं कि स्पेशल सत्र जो बुलाया गया है और ये 5 दिन बेहद हंगामेदार होंगे, क्योंकि जो सोनिया गांधी ने लेटर प्रधानमंत्री को लिखा था उसमें 9 मुद्दों में एक मुद्दा था कि इलेक्शन कमीशन के काम करने के तरीके पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। जी, सवाल उठ रहे हैं आदिति और विपक्ष के आरोप भी हैं, लेकिन इसके बाद भी ये मूलभूत सवाल उठता है कि एक व्यवस्था चली आ रही थी।
आखिर इस बिल की सरकार को जरूरत क्यों पड़ी, और दूसरा, क्या इस बिल के जरिए एक मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है, एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है? जब से ये बिल या एजेंडा सामने आया है कि स्पेशल सत्र का अभी का एजेंडा, क्योंकि अचानक से क्या आ जाए वो सरकार के ऊपर है और नरेंद्र मोदी अमित शाह के ऊपर है, लेकिन जब से ये बिल आया है उससे लगातार पॉलिटिकल इंटेंशन की बात हो रही है। लेकिन इन सबसे पहले पूर्णिमा ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो इलेक्शन कमीशन की ताकत क्या थी। जैसे भारत विश्व गुरु बनता जा रहा है इंटरनेशनल तरीके से, ठीक उसी तरह हम इलेक्शन में भी विश्व गुरु थे। पिछले 10 सालों में ये समझना ज़रूरी होगा, पिछले 10 सालों में 108 कंट्रीज भारत आकर इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस को समझकर, पढ़कर, अपने देशों में जाकर इलेक्शन कराती हैं। यानी कि अगर आपको कोई एक्सपर्टीज चाहिए तो इलेक्शन कमीशन के मामले में, तो पिछले 10 सालों में ये डेटा रिकॉर्ड पर है कि पिछले 10 सालों में 108 कंट्रीज आ चुकी है भारत और इलेक्शन कमीशन के काम करने के तरीके को समझकर वापस गई हैं। तो यानी कि हम इलेक्शन कराने की प्रणाली में विश्व गुरु हैं। 108 कंट्रीज हमसे पढ़ लिख कर गई हैं। इसीलिए अब ये चर्चा उठने लगी है कि इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगे, और ये जो पूरा प्रोसेस है नियुक्ति का जो बदला जा रहा है, ये एक पॉलिटिकल तरीके से किया जा रहा है। और ये फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर वाईएस कुरैशी ने इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया। और हम जो लगातार सवाल जो उठ रहे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं पूर्णिमा, कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं तो कई कंट्रीज में उनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। इसके इतर आपको एक और बात बताएं कि ये इसलिए भी एक चर्चा का और पॉलिटिकल मैसेजिंग कहा जा रहा है, क्योंकि जो इलेक्शन कमिश्नर या जो इलेक्शन कमिश्नर जो पूरी बेंच होती है, इक्विवेलेंट होते हैं पावर्स स्ट्रेचर या परसेप्शन में सुप्रीम कोर्ट के बराबर। सिर्फ पे की बात नहीं है, सर्विस की बात भी है कि ये होते हैं उनके बराबर। तो अब जब ये जो बिल आ रहा है इसको पढ़ा जाएगा तो निकल कर ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं अथॉरिटी कमजोर हो रही है। जहां एक तरफ पूरे विश्व में अदिति, मेरा अगला सवाल आप ही से था, क्योंकि इस तरीके की बातचीत लगातार हो रही है। क्योंकि अगर अभी की व्यवस्था में बात करें तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका कद आपने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं लगभग उनके वो बराबर होता है। अब ये कहा जा रहा है कि इस बदलाव के साथ जो चुनाव आयुक्त का पद है वो कैबिनेट सचिव के बराबर का हो जाएगा, यानी कि जैसे केंद्र सरकार में राज्य मंत्री होते हैं लगभग उस तरीके का उनका स्टैचर हो जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि ये बड़ा बदलाव आए, इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं संभावित? पिछले कितने सालों में, दशकों में आप देखें जब चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, अगर वायलेशन ऑफ कोड ऑफ होता है तो इलेक्शन कमिश्नर किसी को भी चिट्ठी लिखकर जवाब मांग सकता है, किसी को भी, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे उस स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर हो, चीफ सेक्रेटरी हो, कैबिनेट सेक्रेटरी हो, लॉ सेक्रेटरी हो, किसी से भी जवाब मांगे जा सकते हैं, किसी को भी मिलने बुलाया जा सकता है। और जब इलेक्शन कमिश्नर किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पे आपसे जवाब मांगेगा, चाहे कोई गलत बयानबाजी या कोड ऑफ कंडक्ट का जो भी उल्लंघन होगा, आपको उस जो सवाल आया है चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो चिट्ठी आई है, उसको परसीव ऐसे करना होता था जैसे सुप्रीम कोर्ट जज की तरफ से आया है। लेकिन अब जैसा आपने पूर्णिमा बताया कि अब की नियुक्ति और अभी का बिल ये कहता है कि जो स्ट्रेचर है वो कैबिनेट सेक्रेटरी या एमओएस की तरफ हो जाएगा। तो अब जब इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन अगर किसी कैबिनेट के मंत्री को बुलाते हैं, आप देखिए कुर्सी और उसकी ताकत कितनी महत्वपूर्ण होती है। पहले बुलाते थे तो सुप्रीम कोर्ट के तरह से उसे परसीव किया जाता था, लेकिन अब अगर कोई कैबिनेट मंत्री, लॉ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाया जाएगा तो क्या उस तरह से परसीव हो पाएगा? क्या वो अथॉरिटी डाउनग्रेड नहीं होगी? इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही हैं, क्योंकि जब कोर्ट आती है और इंडिपेंडेंट बॉडी की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट सर्वा एक इंडिपेंडेंट बॉडी होता है। उस समय अगर प्रधानमंत्री द्वारा भी कोई ऐसी बयानबाजी या उल्लंघन हो जाता है तो वो प्रधानमंत्री से भी उसकी जवाब मांग जा सकता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति और
उस सरकार के लिहाज से नियुक्ति या इस बिल के लिहाज से नियुक्ति होगी, तो ऐसे में क्या अथॉरिटी डाउनग्रेड नहीं होगी? ऐसे में क्या वही लॉ सेक्रेटरी, कैबिनेट मंत्री उस तरीके से उसे परसीव करेंगे? और ये छोड़िए, इंटरनेशनल के लिहाज से और क्या हमारी वही सवाल यही है कि क्या ये दो बड़ी चीजें, परसेप्शन और ओहदा, इन दो चीजों का आपने जिक्र किया। और देखिए विपक्ष भी आदित्य इसी चीज को लेकर बार बार सवाल उठा रहा है। एक वो कह रहा है कि जो 3 सदस्यीय कमेटी है उसमें बहुमत सरकार के पास होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद एक पार्टी से आते हैं और ऐसे में जब चुनाव होगा और वो उसका पार्ट होते हैं तो वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। ये विपक्ष की है, इसको लेकर जो उनको दिक्कत है। लेकिन विपक्ष की रणनीति इसको लेकर क्या है? क्योंकि विशेष सत्र बस शुरू होने वाला है और उसमें इस बिल पर चर्चा भी होगी। बहुमत के लिहाज से भी बीजेपी के पास, एनडीए के पास ताकत है। ऐसे में विपक्ष की रणनीति क्या देखने को मिलती है इस बदलाव को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आज ही इंडिया गठबंधन के जो कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के जो सीनियर्स हैं या हेड मान लें या कमेटी के हेड हैं, उनसे बात करी। उनका ये मानना है कि इंडिया अलायंस जमीन पे कुछ कर पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इंडिया अलायंस के जो ये गठबंधन से कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमने सरकार को किया है, चाहे संसद के अंदर चाहे संसद के बाहर। ये इंडिया अलायंस के लोगों का सीनियर मोस्ट कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का मानना है। चर्चा हुई तो इस पर भी चर्चा हुई कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमने सरकार के अंदर देखा है, जिसकी वजह से सरकार काफ़ी कुछ चीज़ें कर रही है। सभी लोगों में एक चीज़ डिसाइड हुई कि जैसे हमने ईडी के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया, हमने आईटी के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया, अब हम इलेक्शन कमीशन के दुरुपयोग का और जिस पारदर्शिता की हम उम्मीद करते हैं, ना सिर्फ हम, देश की जनता उस पर सवाल उठाएंगे घर घर तक जाकर। तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह आया है कि जब अब पहली इंडिया अलायंस की सार्वजनिक बैठक नहीं, सार्वजनिक रैली होगी, उसमें अगर सबसे बड़ा मुद्दा उठेगा तो इलेक्शन कमीशन का उठेगा। लेकिन उससे पहले का स्टेप है कि जब 5 दिन का सत्र होगा तो पूरा का पूरा इंडिया अलायंस इस बिल पर जो है हंगामा करेगा। लेकिन अब आपने अगर उसको बिल के उसको ध्यान से पढ़ा हो, जो वो आया है इसका टाइम टेबल, क्योंकि ये 10 अगस्त को राज्यसभा में टेबल हुआ था, इसलिए पहले इसे राज्यसभा में पारित होना होगा, तभी ये लोकसभा में आएगा। इसलिए अब इंडिया अलायंस के राज्यसभा के सांसदों लेकिन को कमर कसनी अब इसमें एज किसकी है? बिल सबसे अब इसमें एज किसकी है? क्योंकि अभी हमने देखा कि एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब ये चुनाव आयोग की नियुक्ति है। बड़ा मुद्दा क्या है विपक्ष के हाथों में इस वक्त, जिसकी आड़ में वो सियासत करेगा? 1 नेशन 1 इलेक्शन या फिर चुनाव आयोग की नियुक्ति और उससे जुड़े बदलाव? देखिए, चुनाव आयोग की नियुक्ति बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है। 2 चीजें समझते हैं। देखिए, इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन देश में होता आ रहा था 1951 के बाद से, वो बाद में व्यवस्था हटी है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध विपक्ष नहीं कर सकता। हाँ, उसकी टाइमिंग पर सवाल उठाया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि क्यों इतनी जल्दी, क्या इतनी जल्दी है कि इसी 2024 से करने की जल्दी है, इस पर सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन ये विरोध का मुद्दा नहीं हो सकता, महिला आरक्षण विरोध का मुद्दा नहीं हो सकता, उसके अंदर बदलाव एक विरोध हो सकता है कि हमें कोई अमेंडमेंट करने हैं। ठीक वैसे ही इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति ही केवल विरोध का मुद्दा होगा और ये सिंगल एजेंडे से जा रहे हैं। ये बार बार पूछेंगे कि ऐसा क्यों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में एक बात कही गई है कि इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें चली गई, लेकिन किसी ने भी नियुक्ति पर कोई बिल नहीं लेकर आए। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार अब ला रही है, अब उसका तरीका अलग है। तो बेहतर यही है, क्योंकि जब इस बिल को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे हिडन फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं, अभी भी डिटेल्ड हिडन फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं। और खुद इंडिया अलायंस के गठबंधन के लोग जो थोड़े लिटरेट वाले हैं, लिटरेसी, वो लोग एक्सपर्ट से या फॉर्मर सीसी से समझ रहे हैं और इसी को बड़ा मुद्दा चाहे संसद में बनाएंगे चाहे संसद के बाहर। लेकिन एज किसको है? अगर आप आंकड़ों की बात कर रही हैं तो लोकसभा में बीजेपी को एज है। बीजेपी इसके सारे जो जवाबों के साथ तैयार रहेगी। और बात है राज्यसभा की, तो राज्यसभा में वाईएसआर और बीजेडी
उड़ीसा के जो नवीन पटनायक वो हमेशा से साथ आए हैं, उन दोनों के साथ के बिना राज्यसभा में अप्रूव नहीं हो सकता। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह कोई भी बिल या कोई भी काम करते हैं बिना सोचे समझे नहीं करते, पूरी तैयारी के साथ आते हैं, चाहे वो पार्षद का ही चुनाव क्यों ना हो, पूरी तैयारी के साथ वो जमीन और पर मुझे उतरते हैं। याद है ये तो आदिति, इतना बड़ा बिल है। मॉनसून सत्र खत्म होने वाला था, तब मैं और आप उस वक्त पार्लियामेंट के बाहर थे, और मुझे याद है कि ये खबर उसी दिन आई थी जब इस खबर पर आपने लाइव दिया था। उस दौरान मैंने भी इसे समझने की कोशिश की थी, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं। जाहिर है कि इसको अभी भी धीमे धीमे समझा जा रहा है, लेकिन आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी, अमित शाह जब भी किसी चीज को लेकर आते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। अब ये जो स्पेशल सेशन होने वाला है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी क्या एक बार फिर से विपक्ष को चौंकाने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए विपक्ष को चौंकाने वाले, क्योंकि नरेंद्र मोदी कुछ भी करते हैं, चाहे फिर रात को 8 बजे, हालांकि ये बात जो मैं कर रही हूँ वो संसद के बाहर की है, वो कोई बिल से रिलेटेड नहीं है, 8 बजे डिमोनेटाइजेशन करना हो, ऐसे तमाम कोई मुद्दे हों, वो चौंकाने वाले ही हुए हैं। 9 साल में हमने कई सारी ऐसी चीजें सोच ली जो सरप्राइज है और बाद में इट टर्न्स आउट टू बी गुड, लेकिन एंड इट टर्न्स आउट टू बी वेरी शॉकिंग फॉर द अपोजिशन। लेकिन इशू ये है, अभी आए हैं 4 बिल, जिसको लिए माना जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि इनमें से कोई भी ऐसा बिल नहीं है जिसके लिए नवंबर के विंटर सेशन तक नहीं रुका जा सकता था। लेकिन फिर वही बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर मूव कैलकुलेटिव होता है। स्पेशल सेशन बुलाना, G20 के सेलिब्रेशन को, सफलता को सेलिब्रेट करने के साथ साथ आप ये मान के चलिए कि सुबह भी जैसे 370 बिल 30 सेकंड पहले टेबल किया गया था, इनमें से कोई बिल ड्रॉप हो सकता है, कोई नया बिल आ सकता है, और आप मान के चलिए अगर ये स्पेशल सेशन है तो कुछ चौंकाने वाला काम जरूर होगा, जिसकी तैयारी विपक्ष ने की ही नहीं होगी और शायद हमने भी नहीं की होगी। और इसीलिए उस सरप्राइज एलिमेंट की बात हो रही है अदिति, कि किस तरीके से बीजेपी तैयार नजर आती है या नरेंद्र मोदी तैयार नजर आते हैं। और स्पेशल सेशन जब से इसकी डिटेल सामने आई है, तब से विपक्ष के पास मौका है इस पर सवाल पूछने का, चिट्ठी लिखने का, जो सोनिया गांधी लिखती है। और बहरहाल अब तो इस पर वाकई में सियासत सदन के भीतर भी होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदिति हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए। प्योर पॉलिटिक्स आप देख रहे थे। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए भारत 24 के साथ। इस घड़ी की बड़ी खबर, अनंतनाग में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी।